फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। कहने का मतलब है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी जो आप अगर इसके रोज़ एंड कॉलम, मान लीजिए कि हमने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, किसी मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके रोज़ एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, मींस ट्रांसपोज हम कर देते हैं उस मैट्रिक्स का, और फिर हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो वैल्यू जो आपने पहले निकाली है और फिर लास्ट में फिर वैल्यू निकाली है इंटरचेंज करने के बाद, तो वो वैल्यू दोनों सेम रहेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब मान लीजिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें यही कहा गया है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं हमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो मैं बेसिक आपको बताता हूँ। तो और यहाँ जो डेल्टा बना हुआ है, हम डेल्टा से भी हम डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे होती है। मान लीजिए इसका हम डिटरमिनेंट निकालना चाहें, एक मैट्रिक्स आपको दी गई होगी, उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो के थ्रू, फर्स्ट रो के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। तो मैंने आपको बताई थी साइन, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस यहाँ पे रहेगा, ये माइनस देन प्लस। तो प्लस टू उसके बाद देखिए इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या एलिमेंट बचेंगे, 0 5 0 4 5 -7 देन -3 माइनस ये वाला है, उसके बाद ये एलिमेंट लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और ये रो कैंसिल। तो क्या एलिमेंट बचेंगे, 6 4 1 -7 देन 5, ये कॉलम कैंसिल, 6 0 1 5 6 0 1 5 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, -5 4 जा 20 माइनस माइनस +3 देन 6 7 जा -42 हो जाएगा ये, देन -4 +5 6 5 जा 30 -0। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस दिस, देन अब ये -20 होगा तो ये -40 आ जाएगा, देन +3 -46 +5 5 3 जा 150 लिख देते हैं, -40 ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा बताइए, 3 6 जा 18 3 4 जा 12 देन 30 +150। इसको अगर ऐड करेंगे तो -178 आ जाएगा +150। अब क्या वैल्यू बचेगी, -28। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो -28 आई है। जब ने इसको फर्स्ट रो के अलोंग किया, जब जो भी डिटरमिनेंट दी थी उसको फर्स्ट रो, आप फर्स्ट रो सेकेंड रो किसी भी थ्रू किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लोगे तो ये वैल्यू आएगी, उसके थ्रू एक्सपेंड करोगे तो यही वैल्यू आएगी इस मैट्रिक्स की। अब सपोज अब इसमें प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर हम इसकी रोज़ एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज का मतलब है कि हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू थी, हमने मैट्रिक्स को उसके कॉलम और एंड रोज़ इंटरचेंज कर दिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए इस तरीके से हो जाएगी। मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ इस तरह से आ जाएंगे,
ये रो थी, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देन 604 ये सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम बन गया। ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। 1 5 -7 ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद देखिए प्लस माइनस प्लस, या तो आप फर्स्ट रो के थ्रू कर दीजिए, ठीक, फर्स्ट रो के थ्रू हम करते हैं, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं, किसी भी रो या कॉलम के थ्रू कर दीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे +2, ये +2 है। उसके बाद क्या एलिमेंट बचे? 0 5 4 -7, 0 5 4 -7 -6 देन अब यहाँ एलिमेंट क्या आ जाएंगे? -3 5 देन 5 -7, उसके बाद +1 -3 0 5 4 2, ये 0 हो जाएगा, -20 -6 माइनस प्लस 3 7 जा 21, देन -25 देन +1, ये -12 हो जाएगा, -0 -40 -6 -4 -12 -40 6 4 जा 24, माइनस प्लस हो जाएगा -12। तो ये तो आपका आ जाएगा माइनस का 52, देन +24, तो माइनस की वैल्यू बचेगी यहाँ पे 28, 12 - 4 8, देन 4 - 2 2। तो देखिए जब हमने रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया तब भी वही वैल्यू आ रही है -28। तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि जो है रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद वही वैल्यू आएगी, तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा गया। ये हमने इस तरीके से आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद इससे हमारा कंक्लूज़न जो निकला वो ये निकला कि आप डिटरमिनेंट निकालोगे उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आपने निकाला है, और ट्रांसपोज करने के बाद जो डिटरमिनेंट निकालोगे इस मैट्रिक्स का तो सेम आएगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। मीन्स आपकी टू रो, ये देखिए आपकी फर्स्ट रो है R1 R2 R3, किन्हीं टू रो को आप अगर इंटरचेंज करते हो, मीन्स R1 को R2 की जगह लिखते हो और R2 को R1 की जगह, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप इसको R1 को यहाँ पे लाओगे तो इसको हमें यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो माइनस आ जाएगा डिटरमिनेंट में। अगर इसको आप यहाँ से फिर एक बार और चेंज कर देते हो तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसमें जो है साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं टू रोज को इंटरचेंज करोगे तो एक जो साइन है उसका पॉजिटिव अगर है, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो यही कंडीशन इसमें कॉलम में भी होती है कि फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड। अगर किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम को हम इसकी जगह यहाँ पे लिखना चाहें और इसको हम यहाँ लिखना चाहें, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यही इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। तो हमने इस जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की है अभी
उसमें यही एग्जांपल लिया था। हम मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो उसकी भी वैल्यू हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें इसका डिटरमिनेंट निकाला हुआ है, तो -28 आई उसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी वो -28 आई है। और इसका हम क्या करते हैं, इसमें जो है इंटरचेंज करके देखते हैं, रो को इंटरचेंज करके देखते हैं और कॉलम को इंटरचेंज करके देखते हैं, देखें क्या वैल्यू आती है। देखिए R1 को हम इंटरचेंज कर देते हैं इसमें। ये आपकी मैट्रिक्स आपकी रही होगी, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ये अब क्या करें, हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि R1 इंटरचेंज R2, ये हो गया। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या आ जाएगी, 6 0 4 देन 2 -3 5। मीन्स इस रो को हमने यहाँ लिख दिया और इस रो को यहाँ लिख दिया, देन 1 5 -7, ये हो गया। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा 6 0 4 2 -3 2 -3 5 2 -3 5 1 5 -7 1 5 -7। तो पहले तो इस तरह की मैट्रिक्स थी, तो इसका हमने डिटरमिनेंट जब निकाला था तो -28 आया। अब हमने रो को चेंज कर दिया, R1 इंटरचेंज टू R2। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है, तो प्लस माइनस प्लस, ये आपका 6 प्लस का है, देन -3 5 5 -7 5 5 -7 माइनस, अब ये 0, तो उसके साथ में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, देन प्लस 4, इससे अटैच ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगी, तो एलिमेंट क्या बचेंगे 2 -3 1 5 6, ये -3 इंटू -7 तो ये 21 आ जाएगा, देन -25 प्लस 4 2 5 = 10, देन प्लस 3 6 -4 प्लस 4 13 -24 प्लस 13 4 = 52 12 -4, तो ये हो जाएगा 8 देन 2। तो देखिए 28 वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो यही है, यही आपकी प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पे क्या किया, रो को इंटरचेंज किया था, तो पहले तो इसकी वैल्यू आ रही थी -28, और जब हमने रो को इंटरचेंज करने के बाद जब इसका डिटरमिनेंट निकाला तो ये वैल्यू आई 28। अगर आप कॉलम को भी इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू निकालोगे तो उसमें भी साइन चेंज हो जाएगा। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ 0। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि मान लीजिए कोई एक आपकी मैट्रिक्स है, उसमें उस मैट्रिक्स में आपके 2 कॉलम या 2 रोज़ आइडेंटिकल हैं। अब जैसे इस एक मैट्रिक्स रही होगी, उस डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए जो आपका सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब इसमें सभी एलिमेंट्स आपके 2 2 2 इस तरह से, और यहाँ भी सेम है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो आपकी सेकेंड ये जो रो है, अगर आप
इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम इसको फाइंड करके देखते हैं। मान लीजिए इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे प्लस साइन देन माइनस प्लस, इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के थ्रू, या आप यहाँ लिख सकते हो एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो। तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 3, देन अब इससे अटैच ये रो कैंसिल है, देन कॉलम कैंसिल, तो 2 2 3 3, देन -2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 3 3 3 2 3 3 देन +3, तो 2 2 3 2 3 2 3 या 6 -6 -2 2 3 या 6 -9 +3 2 2 या 4 -3 2 या 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, देन -2 देन -3 +3 -2 माइनस माइनस +6 देन -6, ये आ गई, ये 0 वैल्यू आ गई। तो आपने देखा अब जब आपकी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो वो वैल्यू उसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का तो 0 आएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, अगर मान लीजिए इसके रो एंड कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, तो रो एंड कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करोगे तब भी वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो आपको देखिए, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कैसे, क्योंकि वो वैल्यू देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लीजिए रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, देखिए 3 2 3 है, इसको हम यहाँ लिख लें 3 2 3, अब ये रो में है कॉलम में आ जाएगा, अब 2 2 3, तो यहाँ पे 2 2 3, उसके बाद 3 2 3 3 2 3, ये अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस 3 2 2 3 3, देन -2 2 2 3 3, देन +3 देन एलिमेंट क्या आएंगे 2 2 3 3 3, ये हो जाएगा आपका 6 -6 -2 2 3 जा 6 -6 +3 2 3 जा 6 -6, तो ये देखिए ये भी आपको 0 दे देगा, और ये भी 0 दे देगा, और ये भी 0 दे देगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो मीन्स अगर रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तब भी वैल्यू आपकी 0 रहेगी। मैंने आपको बताया है कि इसमें प्रॉपर्टी में आपके लिखा हुआ है कि आपकी 2 रोज़ आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट उसका वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 आएगी। अगर आपके कॉलम आइडेंटिकल, अब यहाँ पे देखिए जब हमने रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, 2 रोज़ आइडेंटिकल हो गए। अब यहाँ पे आपकी सेकेंड रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई, इसीलिए ये 0 हो गया। तो आई थिंक आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट k, मीन्स रो या कॉलम में अगर हम मल्टीप्लाई करना है k से, कांस्टेंट वैल्यू k मान लीजिए स्केलर कोई वैल्यू है, कोई भी स्केलर वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू, द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई k। तो चलिए मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी ये प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि A आपकी मैट्रिक्स है कोई, और मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कि अगर हम k A निकालना है तो k का मल्टीप्लाई हम
सभी एलिमेंट में करते थे। इस तरह से आती थी कंडीशन के ए की वैल्यू ये आ जाएगी। अब बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या है कि जब हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ देन जी एच आई, कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अब मैं अगर के से मल्टीप्लाई इसमें करना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगी। देन के ए डिटरमिनेंट, तो इस के का मल्टीप्लाई है तो आप किसी एक कॉलम में कर सकते हो या किसी एक रो में कर सकते हो। तो मान लीजिए हम इसमें फर्स्ट रो में कर देते हैं, तो के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटरमिनेंट। जब के का मल्टीप्लाई इसमें किया इस डिटरमिनेंट में, तो या तो आप किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कर सकते हो, सभी एलिमेंट में नहीं होता है डिटरमिनेंट में। तो अब मान लीजिए कि हमें सभी एलिमेंट में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस साइड जो है के स्क्वायर, मतलब एक के का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस एक के का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा के क्यू, और एक के का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक इसमें कर देते हैं, तो के ए के बी के सी के डी देन के ई के एफ देन के जी के एच के आई, ये हो जाएगा। तो अगर हमें कुछ कॉमन भी डिटरमिनेंट से निकालना है, तो अगर फर्स्ट रो या किसी एक कॉलम या किसी एक रो में जो कॉमन आ रही है वैल्यू, उसको हम निकाल सकते हैं। तो किसी एक कॉलम इस मतलब किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम से ही वैल्यू कॉमन आएगी। अब जैसे इससे हमें के निकालना है तो यहाँ के आ जाएगा एक सिंगल, उसके बाद इससे के निकालना फिर एक के आ जाएगा, यहाँ से के निकालना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक के लिख दें और सारे एलिमेंट सिर्फ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये लिख दें सिर्फ, तो ऐसा नहीं होता है। ये मैट्रिक्स में होता था बट डिटरमिनेंट में नहीं ऐसा होता है। तो ये जैसे के क्यूब है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के ए, ये के ए का डिटरमिनेंट है, मतलब ये के ए मैट्रिक्स एक रही होगी उसका, ये मान लीजिए के ए, वो देखिए मैट्रिक्स मैंने निकाली तो उसको मैंने बस डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर ये लिखा तो इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ये मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी ये रहेगी। तो आप समझ गए होंगे, यही प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट में आया था कि इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स, इफ़ सम मतलब कुछ एलिमेंट्स या ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स ऑफ अ रो, किसी रो के या कॉलम के, ऑफ अ डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट के, आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। किसी रो या कॉलम में, जैसे कि मान लीजिए इस रो की बात करें, सम ऑफ टू टर्म्स, देखिए यहाँ पे टू टर्म यहाँ पे है, जैसे a1 एंड लैम्डा 1, ये दो टर्म में ऐड होके मतलब सम ऑफ टू टर्म, ये देखिए। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो उस डिटरमिनेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मतलब फर्स्ट ये डिटरमिनेंट एंड सेकेंड, सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, मतलब टू या उससे ज़्यादा डिटरमिनेंट्स में हम ऐड करके उसको लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको लिखा हुआ है ये, अब इसमें फर्स्ट रो में आपको देखिए a1 प्लस लैम्डा 1 है, a2 प्लस लैम्डा 2, देन a3 प्लस लैम्डा 3 है, देन b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये देखिए एक डिटरमिनेंट हो गया, उसके बाद लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया,
उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही आपकी प्रॉपर्टी 5th में कहा गया है कि इस तरीके इसका हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए आप कहीं ऐसा मत करना कि मान लीजिए कि आपके दिया हुआ है इसमें a प्लस लैम्डा, या मान लीजिए a प्लस अल्फ़ा एंड b प्लस अल्फ़ा देन c प्लस अल्फ़ा, ये आपके लिखा हुआ है। और ये b प्लस बीटा, यहाँ पे मान लीजिए बीटा प्लस बीटा, और यहाँ पे गामा गामा गामा, ये लिखा हुआ है। और आप कहीं ऐसा मत लिख देना कि ए बी सी, ये आपकी एक मैट्रिक्स D E F G H I देन प्लस अल्फ़ा 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 बीटा, इस तरह से मान लेते हैं ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, क्योंकि दो आइडेंटिकल वहाँ पे हो जा रही हैं इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 2 3। तो ये चीज़ एकदम गलत हो जाएगी, इस तरह से नहीं एक्सप्रेस करना है। ये हम उसमें मैट्रिक्स में करते थे। मैट्रिक्स में आपकी दो मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं, अगर आप इस तरीके की लिखना चाहो ये तो आपका ये सही हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना है इस तरीके से तो आप लिख सकते हो, बट जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर लिखी हुई है वैल्यू तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो यही आपकी प्रॉपर्टी, ये आपकी गलत कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से नहीं लिखना है। किसी रो या कॉलम में अगर एडिशन में 2 टर्म आपको दे रखे तो उनको सेपरेट कर सकते हो। तो यही 5th प्रॉपर्टी में आपके कहा गया है। तो यही 5 प्रॉपर्टी थी आपकी डिटरमिनेंट की, जो अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं।